हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, वो भी पूरा की पूरा थ्योरेटिकल था। एक टॉपिक और आएगा, वो थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल है। बट उसमें थ्योरेटिकल पर ज्यादा हमें ध्यान देना है, क्योंकि वो हमारे इंटरव्यू के पर्पज से फ्यूचर में जब भी किसी हम ट्रांजेक्शन को या किसी एक्सपेंसेस को, किसी इनकम को बाइफरकेट करेंगे कि ये डेफर्ड है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना? तो थ्योरेटिकल उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो प्रैक्टिकल हम उसको डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो आपका थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल, बट वहां पर आपको बोरिंग फील नहीं होगी। बट यहाँ ये टॉपिक जो चल रहा है पिछले काफी कुछ टाइम से, तो ये थोड़ा सा बोरिंग है बट इंटरेस्टिंग है। आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। अब देखो क्या है, हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे, हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है? अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे पास क्या क्या है वो हमें बता रखा था। अकाउंटिंग करते समय कुछ चीजें थी, जब आप अजम्पशन लगाओगे तो वो अजम्पशंस आपको दिमाग में रख करके चलनी है। अब दूसरी है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या बोलता है? कन्वेंशन ये बोलता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो कुछ बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। वो अजम्पशन के रेस्पेक्ट में था कि जब अजम्पशन करोगे तब ये मानते हुए चलोगे। लेकिन ये बोलता है नहीं, कुछ गाइडलाइंस हैं, आप उनको दिमाग में रख के चलोगे। गाइडलाइंस किस किस से रिलायबिलिटी है वो भी देख लेते हैं। एक है डिस्क्लोजर से रिलेटेड, एक है कैलकुलेशन से रिलेटेड, एक है आपकी किससे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तीन चार तरीके के आपके और कन्वेंशन हैं, और कन्वेंशन पर वन बाय वन करके हम बात करने वाले हैं। ठीक है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये क्या बोलता है? पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि भाई कंजर्वेटिज्म जो हमारी कन्वेंशन है वो क्या बोल रही है। ये बेसिकली रिलेट करती है ऑल एक्सपेंसेज, लॉसेज एंड इनकम्स एंड गेन्स। मैं कहूं तो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट के जो हैं, जो नॉमिनल अकाउंट है आपका, अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल है, ये बेसिकली उस पर अपने आप को एग्जिस्ट कराता है ये। ठीक है? अब देखो क्या बोलता है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलती है कि यदि आप किसी खर्चे की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग मतलब उसको आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो, सैलरी है, कोई भी पेमेंट, कोई भी खर्चा है, कोई भी नुकसान है, आप प्रेजेंट में तो देखोगे कि प्रेजेंट में क्या हुआ है, वो तो आप कंसिडर करोगे, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। साथ के साथ आप ये भी देखोगे कि उस ट्रांजैक्शन का या किसी भी नुकसान या कोई लॉस आपको फ्यूचर में उसकी दिख रहा है। यानी कि चाहे उनकी अनसर्टेनिटी ही क्यों ना हो, उनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं यार फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, यार ये नुकसान हो सकता है, यार हम बजट लेके चलते हैं, यार इतना हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ये इसके फायदे हो सकते हैं। तो बोला गया है कि आप जब भी किसी खर्चे या नुकसान को रिकॉर्ड करोगे, तो प्रेजेंट के साथ साथ आप फ्यूचर में कुछ होने वाली घटनाएं हैं, यदि उसकी प्रोबेबिलिटी भी है, तो भी आप उसको अभी कंसीडर करोगे, उसको अभी रिकॉर्ड करोगे। जैसे आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन क्या है? फ्यूचर के लिए है, ये खर्चा फ्यूचर में होने वाला है। हाँ, उसकी सर्टेनिटी है फ्यूचर में कब होगा, लेकिन फिर भी आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है ना? बट अभी खर्चा नहीं हुआ, यही बोला गया है। वहीं पर प्रॉफिट और गेन और इनकम के बारे में बोलता है कि आपको ओनली फॉर और ओनली फॉर अभी का रिकॉर्ड करना है, फ्यूचर का रिकॉर्ड नहीं करना। फ्यूचर का रिकॉर्ड आप तभी करते हैं जब उसकी प्रॉपर तरीके से सियोरिटी होती है। ठीक है? जबकि इनकम की अब सियोरिटी कभी मानना भी नहीं है आपको, यही बात यहां पर बोला गया है। ठीक है? तो खर्चे और इनकम के बारे में बोला गया है। देखिए इसमें क्या है, द कन्वेंशन, अच्छा ऊपर वाला है ना, हाँ। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म असेंशियली अज्यूम, आपको जरूरी है भैया, अनसर्टेन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई आपके पास ऐसा है कि भाई हो सकता है, नहीं कुछ उस पर प्रोबेबिलिटी दिख रही है पर अनसर्टेनिटी है। एंड एज सच, ठीक है, एडवोकेट्स प्रोवाइडिंग फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज बट नेवर फॉर पॉसिबल फ्यूचर गेन। बोला गया कि फ्यूचर में कोई नुकसान की अनसर्टेनिटी भी दिख रही है ना, तो आप उसको भी आज ही रिकॉर्डिंग पर कंसीडर करोगे। लेकिन ये केस आपका गेन के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि आपको लिखा हुआ क्या, नेवर फॉर पॉसिबल फ्यूचर गेन, कोई फ्यूचर में पॉसिबल गेन दिख भी रहा है तो उसको कंसीडर आपको नहीं करना है। एज सच एप्लीकेशन ऑफ दिस कन्वेंशन वर्ड ऑलवेज रिजल्ट इन अंडरस्टेटमेंट ऑफ इनकम
प्रॉफिट एंड दस रिसोर्सेज। बोला गया कि इनकम को हमेशा कम से कम रिकॉर्ड करने की कोशिश करना है आपको ना। लगता है कि भाई पूरा उम्मीद है आ जाएगा, फिर भी आपको पूरा नहीं करना, कुछ ही रिकॉर्ड करना है ना। लेकिन खर्चों के केस में ऐसा नहीं है, खर्चों में ओवर स्टेटेड होना हमेशा। ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट भी दिख रहा है तो भी आप उसको कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना है, कम से कम करने की कोशिश करनी है। आपको प्रॉपर देखो क्या सर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी है। खर्चों के केस में आपको ओवर स्टेटमेंट देना है, मतलब आपको आज का रिकॉर्ड करना है, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी भी दिख रही है तो उसको भी आपको अभी कंसीडर करना है। ठीक है। सेकंड कन्वेंशन देखो, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ऐसी कोई भी परंपरा जो कि आपको ये बताती है कि एक बार जो चीज आपने यूज कर ली है या एक बार जो आपने अप्लाई कर दिया अकाउंटिंग पर, उसको आप हमेशा ऑन कंसिस्टेंट बेसिस पर ही करोगे। सर कैसे? जैसे कि मान लो आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करते हो। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है जब भी कोई चीजें आप, जैसे मतलब कि कोई जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है, बेस्ट एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन में आपको पॉलिसी यूज करने मेथड यूज करना है। आपने इस बार एसएलएम यूज कर लिया, ठीक है। अगले महीने आपको डब्ल्यूडीबी कर लिया, फिर एसएलएम कर लिया, फिर एसएलएम कर लिया, फिर डब्ल्यूडीबी कर लिया, फिर एसएलएम कर लिया, फिर एसएलएम कर लिया, फिर एसएलएम कर लिया, फिर डब्ल्यूडीबी कर लिया। आपने उसको हर साल आपने अलग अलग तरीके से चेंज किया। अब यही कंसेप्ट ये बोलता है कि आपकी कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी कैसे बैठ पाएगी। आप अकाउंटिंग जो बना रहे हो, जो अकाउंट्स रेडी कर रहे हो, उस अकाउंट्स के अंदर आपकी कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को ही क्या कर दिया, हर बार चेंज कर रहे हो। यदि उसको चेंज कर रहे हो तो आपको उसके इम्पैक्ट भी दिखाने पड़ेंगे। इसके लिए AS1 बना हुआ है। मेरे बच्चे क्या बना हुआ बेटा? इसके लिए AS1 है, जो यही बताता है कि आपको यदि किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंट बेसिस पर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो उसके जो इम्पैक्ट आने वाले हैं उनका आपको डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट है। बट ठीक है, हम AS1 की बात नहीं कर रहे हैं, अब यहां करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार अप्लाई कर रहे हो। अब आपने जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी कोई भी अप्लाई की होगी, जब भी आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चूज किया होगा, तो आपने हर बात को एनालाइज किया होगा कि हम रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जिस तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, जिस तरीके से आपकी असेट्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, आप उसी के हिसाब से क्या करोगे, उस पर डेप्रिसिएशन क्या करोगे, रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे। आपने प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके ही डेप्रिसिएशन मेथड चूज किया होगा। बट अब आप चेंज कर रहे हो उस मेथड को, तो वो क्यों कर रहे हो, ये सारी बातें बतानी पड़ेगी। लेकिन ये प्रिंसिपल बोलता है कि आपने एक बार जो मेथड चूज किया है उसको फिर आप कंसिस्टेंट बेसिस पर अप्लाई करो, बार बार चेंज मत करो। ठीक है, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, दिस कन्वेंशन एडवोकेट्स द कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। जो आपने अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई कर रहे हो, जो प्रैक्टिस आप अप्लाई कर रहे हो इन अकाउंटिंग के अंदर, उसको अब आप कंटिन्यूअसली यूज करना है। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग रूल्स इज वाइटल टू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन एज वेल एज कंपेरिजन ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस। आपके मेथड चेंज करने से आप यदि कंसिस्टेंट बेसिस पर यूज नहीं करोगे तो आपके जो फाइनल अकाउंट है उसको एनालाइज करने में भी डिफिकल्टी आएगी, साथ के साथ आपके फाइनल अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट लॉस है उस पर भी इंपैक्ट आएगा। मेरी बात क्लियर है? आप बैलेंस शीट में असेट देखो, पीपी देखोगे तो पीपी की वैल्यूएशन पिछले के कंपैरिजन में कुछ कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आपने मेथड ही चेंज कर दिया। डेप्रिसिएशन हो सकता है कि आप डब्ल्यूडीबी से कम रिकॉर्ड कर पा रहे हो, एसएलएम से ज्यादा कर लिया हो आपने, तो उसकी वजह से प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन पर इंपैक्ट आएगा। साथ के साथ आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट बेसिस पर नहीं चल रही होगी। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि जो अकाउंटिंग है आपको कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्मिटी बेसिस पर लाने के लिए आपने जो रूल्स और रेगुलेशन, जो मेथड आपने यूज करे हैं, वो डेफिनेटली कंसिस्टेंट बेसिस पर होने चाहिए, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। और है तो उस पर आप क्या करोगे, इसके बारे में डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट है, उसके नीचे उसके नीचे वाले कन्वेंशन बताया गया है। ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंजेस, यदि फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है तो ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स वुड रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट एंड हेंस। बात समझ में आ रही है? यदि आप क्या करोगे, कंसिस्टेंट बेसिस पर चेंज नहीं करोगे, फ्रीक्वेंटली चेंजेस करोगे, तो आपका डेफिनेटली डेफिनेटली इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है ना। मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेस रिलायबल, जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो रिलायबल नहीं रह पाएंगी उतनी। इट वुड रिजल्ट इन मेकिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ट्रुथफुल, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। डेफिनेटली
आप नहीं कर पाओगे ना, चीजें एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कन्वेंशन क्या बोलता है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है, कन्वेंशन ये बोलता है कि आप जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालोगे तो फाइनल अकाउंट में जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रेजेंटेशन के नीचे आप इस बात को बता करके चलोगे कि ऊपर हमने कोई भी कैलकुलेशन करते समय ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनको हमें ध्यान में रख के किया है। जैसे कोई भी चीज की कैलकुलेशन करो, जैसे बेसिकली सबसे अच्छी बात करता हूं मैं इंश्योरेंस क्लेम की। इंश्योरेंस क्लेम के लिए वैसे तो पॉलिसी बनी होती है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, लेकिन फिर भी जब इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम की कैलकुलेशन करती है तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर करती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो यदि अफेक्ट हो रही है किसी इवेंट की वजह से या किसी इंपॉर्टेंट मटेरियल इंपैक्ट की वजह से, तो उस मटेरियल इंपैक्ट को नीचे आपको दिखाना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है? आपको बताना पड़ेगा कि ऊपर जो हमने कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन के अंदर ये फैक्टर हमने यूज किए, और इस फैक्टर का यदि कोई फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिटी है उस फैक्टर के अंदर, तो आपको उसको प्रॉपरली अलग से बताना पड़ेगा कि भैया हमने इसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये इसमें ज्यादा रिलेवेंट था, इसकी वजह से चेंजेस आए हैं। मेरी बात क्लियर है? तो ये लिखा कंसेप्ट में देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एडवोकेट्स द रिकॉर्डिंग एंड रिफ्लेक्शन। जब भी रिकॉर्ड करोगे या रिफ्लेक्ट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, दैट इज दोज pieces of information that can potential influence and decision of informed investor। इन्वेस्टर के डिसीजन पर कोई इंपैक्ट आ रहा है और वो किसी ऐसे इंफॉर्मेशन की वजह से आ रहा है जो ज्यादा क्या है, मान ली इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, तो आप उसको दिखाओगे कि भैया ये घटना हुई है। उससे क्या होगा कि जब इन्वेस्टर अब फाइनल अकाउंट को अंडरस्टैंड कर रहा होगा, रीड कर रहा होगा, तो उस बात को दिमाग में रखेगा कि इस फैक्ट का भी इंपॉर्टेंट था। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, इन्वेस्टर ने सोचा शेयर की वैल्यू बढ़ गई, पैसा लगा डालो, पता लगा उसके पीछे कुछ और रीजन था और वो ऐसा था जो टेम्परेरी बेसिस पर था, वो एक दो दिन का फ्लैक्चुएशन था, उसके बाद वो नॉर्मल पे आना था। तो आपको ऐसे फैक्टर्स, ऐसी इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी आपको उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन है जिसको जरूरत ही नहीं है उसको आपको दिखाने की, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, आपको बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातों को दिखाना पड़ेगा। इट शुड बी नोटेड दैट एनी आइटम ऑफ फैक्ट विच इज कंसिडर्ड मटेरियल बाय द ऑर्गेनाइजेशन मे बी ट्रीटेड एज अनइम्पोर्टेंट बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हो सकता है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑनर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बट आपको बेसिकली क्या करना है, यदि आपकी कंपनी का एक भी फैक्टर उसके सीर पर इंपैक्ट आ रहा है उस इंफॉर्मेशन का, तो उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है ना, यही इसमें लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में क्या लिखा हुआ है, ये बोलता है कि जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाओगे ना, तो ऊपर जो आपने पीएनएल बनाया है, जो बैलेंस शीट बनाया है, उसमें सब चीज दिखा दोगे, सारे आइटम्स दिखाओगे। ठीक है ना, लिखा हुआ देखो, दिस कन्वेंशन एडवोकेट द फुल डिस्क्लोजर दिखाना है, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन वेदर फेवरेबल और अदरवाइज। ठीक है, फेवरेबल हो या ना हो वो आपको दिखाने पड़ेंगे। इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, अकाउंटिंग स्टेटमेंट कौन कौन से, पीएनएल है आपका, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो, ये सारी बात कर रहा है। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑनेस्टली, आपको सब कुछ ईमानदारी से बनाने हैं। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर होल्ड्स greater importance in the case of business where the ownership is separate from the मैनेजमेंट। डेफिनेटली वो तो ही हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में ही पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम इसके बाद आपको नए सेशन के साथ मिलेंगे आपको डेफिनेटली, और उसके अंदर आपका थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वहां पर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।